तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे जो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से आ रही। एक शख्स 18 साल की उम्र में उसके हाथों कत्ल हो जाता है। 5 साल उसको जेल में रहना पड़ता है, उसकी जमानत नहीं होती। और जब 5 साल के बाद जमानत होती है तो कोई रिश्तेदार, संगी साथी उसके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते कि ये तो कत्ल के केस में से जेल काट के बाहर आया हुआ शख्स। लेकिन उस आदमी के नसीब में, तकदीर में बहुत कुछ और लिखा हुआ था जिसके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। अब जेल में जो कुछ लोग मिले थे, उनके कांटेक्ट से वो आदमी उन लोगों के साथ मिलना जुलना कर बैठता है जो शराब का धंधा करते थे। आपको मालूम है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहाँ पर शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। शराब न बेची जा सकती है, न खरीदी जा सकती है दुकानों से। तो जितना धंधा शराब का चलता है सब 2 नंबर का इलीगल चलता है। तो इस आदमी ने अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए, पेट पालने के लिए वो शराब का छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों के साथ मिल जाता। शुरू शुरू में तकलीफ आती है। पहले कभी 10 बोतल बेच देना, 20-30 करते 100-1000 बोतल बेचने का धंधा हो गया। और उसके बाद 1000-2000 बोतल का ऑर्डर भी आने लगा रोज का। तो इस शख्स ने सोचा कि कब तक मैं लोगों से बोतल खरीद खरीद के आगे बेचूंगा। इस आदमी ने अपनी तस्करी शुरू कर दी अपने लेवल पे। अब गुजरात में सारी स्मगलिंग की शराब या राजस्थान से ज़्यादा आती है या मध्य प्रदेश से, और कुछ एक हिस्सा दमन से भी आता है। तो इस शख्स ने अपने सोर्सेज इकट्ठे किए और इन तीनों स्टेट से, तीनों जगह से अपने लेवल पे खुद की दारू मंगवानी शुरू कर दी। और कुछ सालों में ये धंधा इसने शुरू किया 1989 में, जब जेल से छूट के आया। और देखते देखते 2-2.5 साल में ये इतना बड़ा शराब का तस्कर बन गया कि रोज के 4 ट्रक आने लग गए, जिनमें तकरीबन 48,000 से 50,000 बॉटल्स शराब की रोज आती थी। इसकी 4 ट्रक भरे हुए रोज के, जिनमें हर एक ट्रक में 1000 पेटी हुआ करती थी। और ये सब बातें उस शख्स ने हमें खुद बताई। और वो समय था जब ये आदमी अपने कहने के मुताबिक 2 लाख रुपया एक ट्रक के पीछे इसको रोज का बचता था। तो 4 ट्रक का मतलब हुआ 8 लाख रुपए रोज की आमदन। एक महीने की 2 करोड़ 40 लाख आमदन। बहुत बड़ा बिजनेस होता है। और इस आदमी ने 2002 तक ये काम किया। और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि सब छोड़ छड़ा के ये आदमी स्क्रैप डीलर बन जाता है। छोटे छोटे लोग जो गली कूचों में से स्क्रैप इकट्ठा करके लाते हैं, टूटा फूटा प्लास्टिक, लोखंड, तांबा, पित्तल, ये वो उठा के कहीं से भी खाली पानी की बोतल, कांच की बोतल, ये वो सब वो खरीदना शुरू करता है। और आज भी पिछले 21 साल से वही काम कर रहा है। करोड़ोंपति आदमी है, लेकिन इतनी अच्छी तकरीबन 2-2.25 करोड़ की महीने की आमदन छोड़ के क्या ऐसी नौबत आई उस आदमी को, दिल में क्या आया, ये उस शख्स की कहानी है। और उस शख्स का नाम है
हिम्मत सिंह सिसोदिया, अपने ज़माने का गुजरात के बड़े शराब के तस्करों में एक बड़ा नाम। शुरू में काम किया लतीफ़ के साथ, जो अनक्राउन अंडरवर्ल्ड किंग था गुजरात का और शराब का। लेकिन अपने लेवल पे, अपने पाँव पे खड़े होना, उस पहले मर्डर के बाद जिसकी सज़ा इसने भुगती, केस खत्म हो गया, उसके बाद इस आदमी ने कोई वायलेंट क्राइम नहीं किया, कोई खून खराबा नहीं किया। बीच बीच में अपनी शादी भी कर ली, शादी हो गई। अब जिस आदमी की 7-8 लाख रुपया रोज़ की कमाई हो, सब खर्चे निकाल के, तो उसने आलीशान घर बनाया बीवी को सब, और कई जगह पे घर बनाए। लेकिन किसी घर में रहने की लंबे समय तक इजाज़त नहीं मिलती थी, क्योंकि उसके अपने कहने के मुताबिक उसके ऊपर 80 केस थे पूरे गुजरात में, जहाँ जहाँ उसकी शराब जाती थी। अब 50,000 बॉटल रोज़ की आ रही है, तो वो सिर्फ अहमदाबाद में नहीं लगती थी, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, इधर उधर छोटे बड़े शहर, कस्बे, गांव। तो एक समय ऐसा आया जब इसके ऊपर 2001 में 80 केसेस चल रहे थे दारू की तस्करी के, और अचानक मोड़ आता है 2002 में। इसका बेटा 7 साल का होता है, ये घर के दूसरे कमरे में, और बेटा दूसरे कमरे अपनी माँ से बात कर रहा है, 7 साल का बच्चा, कि मम्मी ऐसी बात क्या है, हमारे डैडी मेरे क्या काम करते हैं कि हमें जल्दी जल्दी घर बदलना पड़ता है, और पुलिस वाले हमारे घर में आते हैं, डैडी को ले जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनका बिजनेस क्या है? ये सवाल हिम्मत सिंह सिसोदिया ने साथ वाले कमरे में बैठ के सुन लिया, और उस आदमी के दिमाग में बात गूंजने लगी। जैसे कहते हैं ना, मौका हो तो मौका मेल भी हो जाता। ये अभी अपने बेटे के सवाल का जवाब ढूंढने में लगा ही था कि एक बार फिर पुलिस की रेड हो जाती है, इसको फिर पकड़ लिया जाता है, एक और केस बन जाता है। और उस रेड को जो लीड कर रहे थे वो उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो आजकल गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और उनका नाम है विकास सहाय IPS। इन्होंने खुद वो रेल ऑर्गेनाइज की थी। कोई आदमी घर बदलता रहता था, मिलता नहीं था। एक पक्की इंफॉर्मेशन आई कि फला जगह पे हिम्मत सिंह है, तो इसको छापा मार के पकड़ लिया गया, और वो बच्चे का सवाल इस आदमी के दिमाग में घूमता रहा। तो इसने दूसरे दिन जब इसको दोबारा DGP साहब के सामने पेश किया गया, तो वहाँ पे एक और ऑफिसर थे जिनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। वो भी उस इलाके के DCP थे, क्राइम के, जो ये प्रोहिबिशन का काम देखते थे। तो इन दोनों के सामने इस बंदे ने कन्फेशन किया कि साहब, अगर आप मुझे एक मौका दो तो मैं ये धंधा छोड़ना चाहता हूँ, आपकी मुझे मदद की ज़रूरत चाहिए। उसके बाद 3-4 मीटिंग्स इस आदमी की इन 2 बड़े ऑफिसर्स के साथ होती है, जिनमें से आज जो सहाय साहब हैं गुजरात के DGP हैं, और मिस्टर श्रीवास्तव इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर हैं। तो उन लोगों ने इस आदमी को इसकी मदद करने का भरोसा दिया। कितनी बड़ी बात है, 2 IPS अफसर एक कितने बड़े दारू के स्मगलर को सुधारने के लिए उसको एक मौका देना चाहते हैं। तो आप सुनिए इस पूरे केस को लेकर। उस आदमी ने शराब का धंधा बंद किया,
2-2.5 करोड़ रुपया महीने की कमाई को लात मारी। और 2002 में इन दो अच्छे पुलिस अफसर, सच्चे ईमानदार पुलिस अफसरों की वजह से नई जिंदगी शुरू करता है कबाड़ की, बंगार की। शायद उसके दिमाग में ये था कि बंगार जो गली कूचे से इकट्ठा करके लाते हैं वो गरीब लोग होते हैं, उनको सही मोल मिलता नहीं है, तो ये उनसे सामान खरीद के आगे होलसेल में बेच देता है। और बहुत बढ़िया रूटीन बना रखा है ज़िंदगी का। आज भी जिम में जाके एक्सरसाइज करता है। 8 करोड़ का आज के दिन में उसका बंगला है अहमदाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी शाहीबाग एरिया में। 3 लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें से एक फॉर्च्यूनर भी है। और इसका वही बेटा जिसने इसको पूछा था बाप क्या करता है, वो आज 28 साल का हो गया है और सोने चांदी का बिजनेस करता है अपना, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये आदमी ने वो गाड़ियां अपनी, जो इसके बेटे की आगे बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, उसकी बीवी है, उनके लिए रखी है और खुद ऑटो रिक्शा या टैक्सी पकड़ के घर से अपने ऑफिस आता है और शाम को वापस चला जाता है। सुनिए हिम्मत सिंह सिसोदिया की अनसुनी कहानी, उसकी अपनी ज़ुबानी। क्या कहना है हिम्मत सिंह का अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली को लेकर। आज हमने उससे अहमदाबाद में बात की। वो छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको उसकी सुनाते हैं, सुनिए। कैसे ये मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया, किस बात ने आपको ये कहा कि ये धंधा छोड़ दो, आराम से काम कर। वो जो प्रशांत दयाल साहब ने जो वो लिखा है ना, जो इंटरव्यू में जो है ना, वो गुजराती में है। वो हमारी जो सुनने वाले हैं वो हिंदी वाले हैं। नहीं, मेरा ये कहना है आपको। हाँ जी। ये जो प्रशांत दयाल जी ने जो मैं इंटरव्यू लिया था ना, हाँ जी, हाँ जी, बस सेम वही है उसमें, उसके अलावा और कुछ है नहीं हुक्म। नहीं, वो गुजराती हमें आती नहीं ना, प्रॉब्लम ये है गुजराती आप समझ में नहीं आया, इसलिए आपको फोन किया मैंने। दयाल साहब से नंबर लिया आपका। किससे लिया नंबर आपने? दयाल से, वो पत्रकार जो है जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया था, उन्हीं से नंबर लिया था आपने? हाँ, उनसे लिया आपका नंबर मैंने। अच्छा, कब लिया? आज लिया? हाँ जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले। जी है, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी हमें हिंदी जैसे भी आपको बोलनी आती है थोड़ी सुना दीजिए तो मैं याद कर लूंगा। आप मुझे प्रश्न कीजिए, मैं आपको उसी हिसाब से जवाब दे दूंगा आपको। हाँ, नहीं, वो उसमें कहा गया है कि आपके बच्चे ने आपको कहा कि हमें बार बार घर बदलना पड़ता है तो आप क्या करते हो, वो बात आपके दिल को लगी। सही बताया आपने। हाँ, तो क्या बच्चा, कितनी उम्र थी आपके बेटे की तभी? हाँ, 7 साल की थी। 7 साल का। एक ही बेटा है आपका या दूसरा बच्चा भी था कोई? नहीं, एक ही बेटा है मेरा। तो अभी कितना बड़ा हो गया वो? 28 साल का है अभी। ओह, वेरी गुड। अभी तो शादी भी हो गया होगा उसका। हाँ, तो उनको एक लड़की भी है। ओके। तो उस बच्चे ने आपकी जिंदगी बदल दी सारी। सही बताया आपने। तो उसके पहले आप कहाँ रहते, कहाँ हैं गुजरात में, अपना अहमदाबाद में? अहमदाबाद में साहिबाग एरिया में रहता हूँ। कहाँ पे? साहिबाग। अच्छा, तो आपने कितने साल दारू का धंधा किया उसके पहले? मैंने 89 में स्टार्ट किया था। ओके। और 2002 में मैंने छोड़ दिया। 2002 में, ठीक है। उसके बाद जो केसेस चलते थे वो खत्म हो गए? नहीं, केसेस में क्या होता है, शुभ नाम क्या भाई साहब आपका? बलजीत परमार। मैं पंजाब का परमार हूँ मैं। बलजीत सिंह जी, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ये जो शराब के केस है मेरे हर एक जिले में थे गुजरात के। ओह माय गॉड। हाँ, तो करीबन मेरे पास 80 केस थे। ओह। हाँ, और उसमें क्या होता है कि 80 केसेस में जो मेरे साथ में, समझ लो कि कहीं पर मेरी ट्रक पकड़ाई। ओके। और यहाँ तो कोई मेरे, समझ लो कि मैंने जिसको सामान दिया है, हाँ जी, वो आदमी पकड़ाया। ओके। तो उन्होंने नाम उसको, वो आदमी मेरे डीलर का दिया। हाँ। फिर मेरे डीलर ने मेरा नाम दिया। आगे करके।
हाँ तो दो हो गए, एक ही केस में दो हो गए हम लोग। बिल्कुल। तो कोर्ट के अंदर क्या होता है प्रशांत जी के, कोर्ट के अंदर जब जांच अलग केस चलता है, दो आदमी इकट्ठे होते हैं तो मतलब केस चालू होता है, अकेले आदमी पे केस तो चालू करते नहीं है ये लोग। बिल्कुल। कानून के मुताबिक अगर मैजिस्ट्रेट चाहे ना हाँ जी। तो केस अलग कर सकता है, मगर ये मैजिस्ट्रेट ये करते नहीं है। ओके। तो ऐसे हर एक जिले में मेरे केस थे करीबन। तो अब एक बात है कि मैं हर एक जगह तक मैं जा जाके भी कितने कैसे जा पाऊंगा मैं। हाँ जी। और यहाँ गुजरात के अंदर क्या है कि शराब के केस को बहुत बड़ा केस नहीं गिनते हैं। ओके। हाँ जी, वैसे कहीं भी पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी इसको कोई बड़ा केस नहीं मानते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि देखो एक बात समझ लो आप कि जैसे कि आप आपके वहाँ देखो ये दारू है, दारू की आज़ादी है। हाँ जी। दारू परमिट से उनको गवर्नमेंट देती है, छूट देती है। हाँ जी। हर एक स्टेट में वो वाइट बिजनेस बोलते हैं इसको, खाली गुजरात को छोड़ के। हाँ जी। हाँ जी। तो हम खाली बस यही चोरी करते थे, हाँ दारू जी। की चोरी करके दारू बेचते, इसका मतलब ये होता है। तो उसमें है तो ये केस को कुछ भारी बहुत नहीं कहते, तो हमारे ज्यादा केस है हम जा नहीं पाते। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी हम जाते नहीं। तो अभी 20 साल हो गया था हमारे को बिजनेस छोड़े हुए। ओके। अभी तक मैं हमारे खाली 14 केस निपटे, बाकी सब केस हमारे बाकी है। ओके। ओके। अब आप एक महीने में रोज के कुछ बता रहे थे कि 4 ट्रक रोज के आते थे आपके। हाँ मेरे रोज के, हाँ आते थे उस टाइम पे, बराबर है। पर मैंने पैसे के सामने नहीं देखा। हाँ जी, तो 4 ट्रक में कितनी 50,000 बोतल आ जाती होगी? एक ट्रक के ऊपर 2 लाख रुपया बचता था मेरा। ओके। ओके, तो 4 ट्रक में 8 लाख रुपए रोज का खर्चे वर्चे निकाल के। हाँ खर्चे निकाल के। पर उसमें क्या होता था कि ट्रकें बहुत पकड़ा भी जाती थी ना, अमुक वो पुलिस अधिकारी को पैसा भी देना पड़ता है ना। हाँ जी। हाँ तो वो सब होना, वो ये सब होता था उसमें। तो ठीक है, फिर भी पैसा बचता था हमारे पास। कर करा के आप कोई 10-15 लाख रुपया महीने का कमा लेते थे खर्चे वर्चे निकाल के। सही बताया आपने। तो वो आपने छोड़ दिया, लालच नहीं किया कि बेटे ने कहा तो छोड़ दिया। मैं आपको सही बात बताऊंगा कि हाँ। ये है ना, मैंने मेरे जीवन के, मेरे लाइफ के, अभी मैं परसों 2 तारीख को मैं 60 साल का हो जाऊंगा। वेरी गुड, मुबारक हो आपको, मुबारक और हो। मैंने मेरी लाइफ के अंदर है ना, मेरे को चाय पिए हुए 45 साल हो गए हैं। ओके। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई व्यसन नहीं किया है। ओके। दूसरा, मैं सुबह 10:30 बजे खाना खा लेता हूँ, शाम को 5 बजे खाना खा लेता हूँ। खाना खा के आया मैं। ओके, दोपहर को नहीं खाते हैं? ये मेरा नियम है। ये मेरा नियम है। कभी शराब नहीं पिया, चाय नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं? कुछ नहीं किया है, मगर शराब का जो भी धंधा करता है ना, हाँ जी। वो हर एक तरह से पूरा होता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हम शराब बेचते हैं ना, हाँ जी। तो जो एरिया का माथा भारे शख्स होगा, जो नामी बदमाश होगा, उसको वही शराब का बिजनेस तो करेगा, 2 नंबर का काम तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और उसको क्या है, उसको ऐसे पैसे देना है, उससे पैसे निकालने हैं हमारे। बिल्कुल। हाँ तो वो ऐसे बदमाश ही होते हैं कि भाई उनका धंधा सब ऐसा ही है, मतलब सब ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। हाँ मगर जी। हमारे पे महादेव जी की कृपा रही, या कुछ भी समझ के चलो आप, हाँ जी। हमने ऐसा हमारे जैसा कोई कर्म नहीं हुआ है। ओके। हाँ जी। आपने बुरा नहीं किया कभी किसी का कुछ? नहीं, आपको अगर कोई ऐसे बोल देगा ना कि हिम्मत सिंह सिसोदिया ने हमारा 1 रुपया खाया है, तो हमारे हिम्मत सिंह सिसोदिया 1 रुपया नहीं दिया, तो जो जीभ है ना, जीभ बिल्कुल। तो उसको काट के फेंक देने का। जब ये लतीफ था, लतीफ के टाइम पे भी आप करते थे काम? हाँ हाँ, उनके टाइम में भी हमने किया, हमने उसके टाइम पे चालू किया था। ओके। एक वो वहाब खान भी था एक पुराना, वो भी करता था? हाँ वो भी थे, वो उनके, हाँ वो भी अलग, वो अलग से करते थे, मैं अलग से करता था। ओके। ओके, आपके समय में कौन कौन थे ज्यादा लोग? ये दादा लोग को सब यही थे, लतीफ थे, वहाँ पे बहुत से लोग थे। मगर मेरा बिजनेस क्या फूला फाला बहुत ज्यादा हो गया था बाद में। ओके, आप ज्यादा इनसे दूर ही रहते थे आप ज्यादा? नहीं, मैं ऐसे लोगों से कभी मैं संबंध ही नहीं रखता था मैं। ओके। ओके। मेरे को उन लोगों से क्या लेना देना। हाँ जी। हाँ जी। कुछ हाँ, मैं डरता नहीं था। ओके। ओके।
बिना डर से धंधा करना है, या जीना है या मरना है, कोई भी सामने ऐसा कोई भी भूखा आदमी है भाई तू आ जा, तेरे लड़ना है तो हम तैयार है। हाँ हाँ। तो तो लड़ाई धंधा करना है तो तुम्हारे सर पे कफन बांधना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी आपका? हाँ नहीं नहीं, कभी कभी हो जाते थे, कभी किसी से हुए ऐसा भी नहीं था कि नहीं हुआ, 2-4 केस भी आए हुए थे, हुए थे हमारे हमारे पास। ओके। तो छोड़ के मगर क्या काम शुरू किया आपने फिर? फिर हमने स्क्रैप का काम चालू किया था हमारा। किसका? ये बिल्डिंग वगैरह का? हाँ, बंगाल का जो काम होता है स्क्रैप हाँ, का, बंगाल का। ओके ओके वो काम हमने चालू किया था। ओके। अभी हम वो काम कर रहे हैं। अभी बेटा भी वही कर रहा है जो अपना इंडिपेंडेंट कर रहा है वो? नहीं, बेटा जो सोना चांदी का कामकाज कर रहा है, अपना खुद का माणिक चौक में कर रहा है वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप मियाँ बीवी दोनों अपना ये बंगाल के काम से कहाँ कमा रहे हैं? हाँ जी 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 जी। तो अभी 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 पुलिस वाले तंग वगैरह तो नहीं करते हैं ना? नहीं, उस टाइम पे देखो, अभी जो डीजी साहब है ना अभी, हाँ, जैसे आए साहब थे तो एक श्रीवास्तव थे। हाँ उन्होंने हमें बहुत बहुत अपने हमको उन्होंने मदद करी थी उस टाइम पे। ओके। हाँ, आगे भी अगर आपका कोई गलत नाम डालता है, गलत काम आपसे कोई करता है तो हम बैठे हैं आपके लिए। हमको विकास साय साहब ने ऐसा वो उस टाइम पे प्रॉमिस दिया था और उन्होंने प्रॉमिस से उसके बाद में हमको कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो अभी अभी कभी मुलाकात होती है इनसे? हाँ, अभी हुई थी। मैं दिवाली के 5 दिन पहले मैं उनको अपने बच्चों को लेकर उनको मिलने के लिए गया था। मेरे को मुलाकात भी देते, मैं अभी फोन करूँ ना उनको। हाँ जी। वो डीजी साहब है अभी हमारे यहाँ के। हाँ हाँ, साहब। हाँ नहीं, अच्छे अच्छे ऑफिसर है वो। फिर भी अभी मैं फोन करूंगा ना उनको तो अभी वो मेरे फोन का रिप्लाई दे दे, तुरंत दे दे मेरे को। अगर नहीं फ्री हो गए ना हाँ हाँ, तो 5-10 मिनट के बाद में फ्री हो गए तब भी मुझे रिप्लाई दे देना। इतना बड़ा आदमी रिप्लाई नहीं देता है। बिल्कुल। नहीं नहीं, आपने आपने उनका मान रखा ना, आपने उनकी इज्जत रखी तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे। हाँ, उनको ऐसा है कि मेरे मेरे हिसाब से कोई अच्छा आदमी बन रहा है तो हाँ, सुधारने की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो उनको भगवान की तरह मानता हूँ। श्रीवास्तव साहब से भी कभी बात हुई कि नहीं? किनसे? वो विवेक श्रीवास्तव। नहीं, विवेक श्रीवास्तव साहब से हमारी उससे बाद में बात है। जो जब वो श्रीवास्तव साहब यहाँ थे ना, हाँ जी। तो वो उस टाइम पे हमारी बात होती थी। उसके बाद में वो डेपुटेशन पे दिल्ली चले गए। हाँ जी हाँ जी। उनके बाद में नहीं है वो। उनका भी बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे में। वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। ओके ओके। बहुत अच्छा। और एक बात मैं बताऊँ आपको हाँ जी। कि लोग बोलते हैं कि ये पुलिस वाले सब खराब होते हैं, ऐसा नहीं। देखो, जो भी आईपीएस अधिकारी होते हैं ना, हाँ जी। जो पैसा नहीं खाते हैं ना, हाँ, तो वो मान सम्मान भी लोगों को देते हैं, बहुत देते हैं मान सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी मेरे को मान सम्मान बहुत दिया। और वो भी ऐसे भी जैसे आप बात कर रहे हो, हाँ जी। तो आप जैसे मैं आपको पूछूं तो बोल तेरे को आगे क्या पूछना है। मैं वो ऐसे बोलूं, अरे मैं एक ऐसे बोलूं कि बोलो भाई साहब आपको आगे क्या पूछना है हमारे हाँ, को। फर्क पड़ता है। तो जुबान से ही रिश्ते बनते हैं, तोड़ तो जब मर्जी लो आप। तो जो आईपीएस अधिकारी जो साहब थे वो हमको उस लहजे से बुलाते थे, आओ आओ हिम्मत सिंह जी बैठिए बैठिए बोले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो उनको हमारे से क्या, वो तो आईपीएस अधिकारी है वो अभी बराबर पर। वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। उनसे हमारी काफी टाइम से बात नहीं हुई है। वो अगर गुजरात आ जाए हमें मालूम पड़े तो हम तो उनसे बात करें। हमको तो हाँ नहीं, वो हमें कल आईबी में चले गए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए थे वो। जी 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 जी। वहाँ से वो काफी बिजी रहते हैं, वो काम बहुत होता है वहाँ। और बहुत अच्छे आदमी है, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। तो पूछना कभी बॉम्बे आना जाना रहता है आपका कभी कि नहीं? नहीं, मैं आपको भाई साहब मैं सही बात बता दूं, मेरा जीवन है ना, हाँ जी। 20 साल से मैं बिल्कुल साधु की तरह जीवन जी रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे साधु की तरह, यानी मैं आपको बता दूं कि सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, रात को 9-9:30 बजे मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। ओके। रात को 10 बजे मैं सो जाता हूँ, सुबह 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। ठीक है। तो डिसिप्लिन आ गया ना लाइफ में। पहले तो आगे दौड़ी रहती थी, जब काम करते थे तो दिन रात का लगा रहता था। तो इसीलिए बेटा परेशान देखता होगा डैडी को कैसे भागना पड़ता है इधर उधर भाग दौड़, तो इसलिए उसने बोला होगा आपको। सही बताया भाई, सही बताया आपने। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। अभी बेटे का ख्याल रखो, उसने अपनी जिंदगी बदल दी पूरी। तो आपने हमको फोन किया हमारे लिए कि आप अच्छा सोच रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुधरना चाहते हो तो आपको मौका देने वाले लोग मिलेंगे।
आमतौर बहुत है, बहुत है, बड़े आमतौर बड़े पे क्रिमिनल अधिकारी क्या है। बोलते हैं, मेरा काम है यही, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, तो जी जी बहुत जी। से लोग बहाना लगाते हैं, नहीं हम तो निकलना चाहते हैं, निकला नहीं जाता, पुलिस नहीं निकलने देती, लोग नहीं निकलने देते। मैं उनको आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि अगर ये शख्स मेरी इज्जत से निकल सकता है सब जंजाल से, आप क्यों नहीं निकल सकते? मेरा नहीं, झूठ मकसद बोलते ये। हैं, ये झूठ बोलते हैं। अगर अच्छे अधिकारी होंगे ना, आप अच्छे अधिकारी को जाके बिल्कुल मिलो ना, तो वो आपको 100% आपको सहायता करते हैं। ये बात मेरे अलावा बिल्कुल आपको कौन बताएगा भाई साहब? बिल्कुल। और भी कोई है आपके जैसा जिसने छोड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। दारू का धंधा कोई छोड़ नहीं सकता, उसमें पैसा ही इतना है ना, कोई नहीं छोड़ सकता। जेल जाना, बाहर आना, उनकी जिंदगी पूरी ऐसे ही खत्म होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी जिंदगी बदल ली। सुबह 10:30 घर से खाना खा के निकलता है, शाम को 5:30 घर जाके खाना खा लेता है, जमीन पे सोता है। वो जो लग्जरी बड़े बड़े बेड रखे थे सब निकाल दिए। वो उसका कहना है कि जितनी सिंपलिसिटी से जिया जाए उतना अच्छा। और उस आदमी की ये पूरा किस्सा हमने इसलिए सुनाया कि मैंने बहुत से क्रिमिनल से बात होती है हमारी, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये क्राइम वर्ल्ड जो है ये वन वे स्ट्रीट है, यहाँ जाने का रास्ता तो है, बाहर निकलने का नहीं है। लेकिन इस कहानी से मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जुर्म की क्राइम की दुनिया छोड़ना चाहते हो तो आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए जितनी इस हिम्मत सिंह सिसोदिया में है। और साथ में ऐसे पुलिस ऑफिसर भी होने चाहिए, मिस्टर सहाय जैसे और मिस्टर श्रीवास्तव जैसे। मैं कोशिश करूंगा उनको कांटेक्ट करने की, उनका थैंक्स भी करूंगा और आपकी तरफ से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक दारू के स्मगलर को, बड़े आदमी को सुधरने का एक मौका दिया। अगर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इस सोच पे आ जाएं तो बहुत से हमारे भटके हुए नौजवान वापस मेन स्ट्रीम में आ सकते। तो ये कहानी एक सबक है क्रिमिनल्स के लिए भी और पुलिस के छोटे बड़े अफसरान के लिए भी, कि कानून सिर्फ सज़ा देने के लिए नहीं होता, सुधारने के लिए भी होता है। सो दोस्तों, ये कहानी थी हमारी आज की। पहले 2 एपिसोड हमने मुंबई के उन क्रिमिनल्स के बारे में बनाए थे जो क्राइम की दुनिया छोड़ के साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको वो एपिसोड पसंद भी आए थे, तो आज ये एपिसोड आपको उसी लड़ी में सुना रहे हैं कि अगर आपका हौसला बुलंद है, आप में हिम्मत है, तो जिंदगी में एक नया रास्ता चुनने की आशा, उम्मीद बनी रहती है और वो सार्थक भी होती है, कामयाब भी हो जाती है। आज इस आदमी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने कभी खुद शराब नहीं पी और उसका कहना है उसने चाय भी नहीं पी कभी। लेकिन हमें उसने वादा किया है कि कभी अहमदाबाद आओगे तो हमें चाय जरूर पिलाएगा। तो हिम्मत भाई जरूर आएंगे, एक बार आपको मिलेंगे। आपने बहुत हौसला दिया है हमें भी, और हमारे सुनने वालों को भी मुझे पूरा भरोसा है वो भी एक सबक, एक लेसन आपकी ज़िंदगी की किताब के इस चैप्टर को पढ़ के जरूर लेंगे। और हम आपकी आने वाले दिनों में इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो, लोगों को सबक देते रहो, अच्छी ज़िंदगी जीने का मैसेज, संदेशा देते रहो। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।